नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो महिलाओं को है वो स्कूली शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में 50% जो आरक्षण है वो लागू कर दिया है। तो इसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही है। जहां महिला विभाग में खुशी की लहर है तो वहीं पुरुष जो वर्ग है उनमें चिंता की लहर है। स्वाभाविक है। तो हम कई मुद्दों पे इसके जो संवैधानिक जो बिंदु व पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये न्यूज़ आई थी, आपको पता ही है, आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लिया है कि लगभग 60,000 पद खाली है। तो महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो 30,000 पद जो है केवल महिलाओं के लिए आएंगे। 50% का मतलब हो गया कि मान लो 1000 सीट आई तो 500 पे केवल महिला जो है वो रहेगी। और भी हम इसकी चर्चा करेंगे। अब आपको इसको हम मुद्दे को जोड़ते हैं पंचायती राज में आरक्षण से। जैसे जो पंचायती राज विषय वो राज्य सूची का है, यानी राज्य सरकार उसमें संशोधन कर सकती है अपनी सुविधा अनुसार। तो ऐसा ही अभी जैसे बजट सत्र चलेगा 7 जुलाई से, तो उसमें संशोधन सरकार कर देगी उसमें जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें, और इस आरक्षण को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। आगे चैलेंज इसको दिया जा सकता है कोर्ट में, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जैसा कि पहले हुआ 2008 में। आप यहाँ देख पा रहे हैं 2008 में पंचायतों में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। 33% तो पहले था ही। नौकरियों में तो है 30, और इनमें जो है पंचायती राज का मतलब जैसे मान लो वार्ड पंच और सरपंच बनना हो, या जैसे वार्ड मेंबर और जो सभापति है, तो उनमें जो है 33% आरक्षण तो जब से 1994 से था। फिर इसको बढ़ाकर कर दिया 50%, मतलब आधी सीटें जो है, मान लीजिए जैसे हमारा सुजानगढ़ है उसमें मान लो 50 वार्ड है तो उसमें 25 फिर वार्ड जो है उस पर 25 वार्ड मेंबर महिलाएं ही आएगी। ठीक है, न्यूनतम। अधिकतम और भी आ सकती है। और जबकि पहले क्या था 33, तो आप समझ पे आ रहे होंगे। तो 33 का 50 कर दिया था। तो अब इसको कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो जो नगर वाला जो है शहरी निकाय उसमें तो 33% ही है, और ग्रामीण निकायों में जो है वो 50% चल रहा है। अब बात आती है इसकी कि ये जो आरक्षण है महिलाओं वाला, क्या इस पर भी कोर्ट में जाके रोक लग सकती है? क्या इसका पहलू है? क्या फ़ायदे नुकसान की तो खैर अब अलग अलग पक्ष होते हैं, सभी प्रभावित तो होते ही हैं। आरक्षण से जो आरक्षित वर्ग है उसको लाभ मिलता है, और जो पिछड़ा है जिसको आवश्यकता आरक्षण की, कई चीज़ें हैं उसमें बात करेंगे। तो ये तो वो था मैटर 2008 वाला पंचायती राज वाला। अब अगर अपन इसकी बात करें, थोड़ी समझें इसको, जो एकदम नए विद्यार्थी है समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे ये वीडियो काम का है। जैसे मान लीजिए कि जैसे 1000 जो है वैकेंसी आई 1000 पदों के ऊपर, तो इतने दिन क्या था 30% आरक्षण था। इसका मतलब 300 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए है, यानी 300 सीटें हैं वो तो महिलाओं को मिलेगी 1000 में से। और इसमें 30% में भी विधवा और तलाकशुदा, 8% विधवा को, 2% तलाकशुदा को, तो 10 सीटें वो हो गई। फिर पीछे बचती थी 20 सीटें। 20 सीटें तो जो है वो सामान्य महिला, और बाकी है विशेष वर्ग में। तो 30 सीटें, 100 में से 30 सीट, 30%, तो 1000 पोस्ट आई मान लो, तो 300 सीट महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित थी, यानी यहाँ पे कोई पुरुष नहीं आ सकता। अब बाकी जैसे मान लो कोई पुरुष अभ्यर्थी है और उसके परसेंटेज मान लिया रहे 61, और महिला जो है अभ्यर्थी वो उससे ज़्यादा ला रही है, वो 62 ला रही है, तो महिला अभ्यर्थी जो पुरुष की सीटें हैं उसको भी वो कवर कर सकती है। कौन से वाली? वो जो है जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो, या फिर जैसे अपने वर्ग में, जैसे मान लीजिए ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए 100 सीट है, तो ये 30 हो गई महिलाओं के लिए और ये हो गई पुरुषों के लिए 70। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला जो है वो अगर पुरुष अभ्यर्थी से ज़्यादा परसेंटेज ला रही है तो वो 70 में से वो एक कम हो जाएगी, 69 ही बचेगी। मान लो 10 आ गई महिलाएं तो वो 60 ही सीट बचेगी पुरुषों के लिए, और 10 इधर महिलाएं इधर आ गई सामान्य सीट पे, और 30 उनकी वो सुरक्षित है ही, क्योंकि वहाँ कोई आ नहीं सकता, वो ऑलरेडी रिजर्व है, तो उसमें कोई आ नहीं सकता। नए ही आरक्षित वर्ग में जैसे मान लो एससी या एसटी की महिला, एसटी की महिला न एससी में आ सकती है, न
SC/ST की OBC में आ सकती है। आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, परंतु ये जो इस प्रकार से क्षितिज है ये हो सकता है। और जो जनरल की जो सीटें हैं सामान्य वर्ग की, जिसमें कि 36% है, जिसमें EWS को 10% अलग दे दिया गया है, तो उस में नहीं जा सकती OBC या SC/ST की महिला। परंतु जनरल की जो सीटें हैं, जनरल की सीटों में किसी भी SC/ST OBC EWS की महिलाएं उन सीटों को भी कवर कर सकती है। और अगर पुरुष से ज़्यादा नंबर ला रही है तो पुरुष वाली सीटों को भी कवर कर सकती है। तो इसी का जैसे आप परिणाम देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो है वो पढ़ लिख रही है, जागरूकता भी बढ़ी है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ने दो, तो इस प्रकार के अभियान से निश्चित रूप से जो महिला साक्षरता शिक्षा बढ़ी है। और आप देख पा रहे हैं कि जो पिछली वैकेंसियाँ हुई, और विशेष रूप से जैसे BSTC L1 की, L2 की, तो उनमें अच्छी खासी तादाद में महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। कई कारण है, जैसे महिलाएं जो है वो जिम्मेदारियां भी उनके होती है। मैं एज ए टीचर के रूप में देखता हूं, तो जैसे हमारी क्लास में भी स्टूडेंट्स बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती है, तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें और साइकोलॉजिकल भी अगर हम देखें तो 2-3 क्वालिटी अलग ऐसी होती है जो उनको पुरुष अभ्यर्थियों से अलग करती है। एक तो उनके गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ उनके हैंड राइटिंग है, वो भी जैसे हम बालिकाओं की और बालकों की तुलना करें, जैसे हम 11-12 कक्षा में देखते हैं, कोचिंग वगैरह में देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, रंग बिरंगे पेन, हाइलाइटर सुंदरता से, यानी कार्य के प्रति गंभीरता, गुरु का जो, या जैसे मान लो जो बताया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उसको गंभीरता से लेते हैं। बॉयज़ जो है वो थोड़ी सी उपेक्षा में ले लेते हैं कि कुछ नहीं, ये बता रहे इतना तो अपने को आ रहा है, ये जो है, यानी कई बार थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बॉयज़ भी जो है स्टूडेंट्स टॉपर आते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, परंतु तुलनात्मक रूप से हम देख रहे हैं तो संख्या ज़्यादा बालिकाओं में ऐसी मिलेगी जो थोड़ी गंभीर प्रवृत्ति की होती है, आगे के लिए ज़्यादा होती है, अनुशासित ज़्यादा होती है। दूसरी बात, बालिकाएं और महिलाएं जो है घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभाती है, घर का काम भी करना पड़ता है। आप भी देख पा रहे होंगे, आप अपने घर में देख पा रहे हैं, अपनी माताओं बहनों को देखते हैं, या आप खुद को देखते हैं, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो सामान्य, जैसे मान लीजिए विवाह से पहले की स्थिति तो चलो थोड़ी सी काफ़ी अनुकूल होती है, परंतु विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, चाहे संतान को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, परिवार को संभालने को लेकर हो, फिर ड्यूटी भी करती है। तो वहाँ फिर क्या होता है, उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए, ये तो एक बड़े आश्चर्य की बात है, ये जुझारूपन है कि घर का काम भी कर लिया, बच्चों का ख्याल भी रख लिया, फिर जो समय मिला उसका उपयोग कर लिया, और फिर नौकरी भी लग गए या सफलता भी हासिल कर ली। जैसे मैंने कल ही एक वीडियो लगाया था, एक मैडम है, उनके 3 अलग अलग सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई है, सिलेक्शन लिया है, 4 सब्जेक्ट से MA है, गृहस्थी है, गृहिणी है। तो समय का सदुपयोग जो है, यानी जैसे किसी व्यक्ति के पास संसाधन ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, कोई बालिका, वो एकदम फ्री है 24 घंटे पढ़ने के लिए, तो वो भी वहाँ पर भी वो इजी मूड में उसको लेते हैं कि खूब टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे, और वो समय उसका यूं ही चला जाता है। और एक तरफ जैसे जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसको पता है कि हमारे पास इतना ही समय है, इसी का उपयोग करना है, आगे बढ़ना है, तो उसी का फिर वो अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ऐसे कई कारण है जिस वजह से महिलाओं का जो सिलेक्शन है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो रहा है, टॉप रैंक में हो चाहे परसेंटेज में हो, क्योंकि पहले जो है इतने साल उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, अब पढ़ने का मौका मिल पा रहा है। सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, सरकारी विद्यालयों में साइकिल मिलती है, लैपटॉप मिलते हैं, स्कूटी मिलती है, प्राइवेट विद्यालयों में भी 25% आरक्षण RTI के तहत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रोथ कर रही है। अब अपन, तो ये तो वो कारण हो गए कुछ जिस वजह से जो है वो बालिकाएं जो है या महिला अभ्यर्थी हैं वो पुरुष अभ्यर्थियों को टक्कर दे के आगे निकल रही है। अभी वर्तमान की अगर अब स्थिति देखें ग्रेड 3 पर, तो मेरे विचार से लगभग 40 से 50% जो है वो लगभग महिलाएं ऑलरेडी है सिलेक्ट होने वाली। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1000 सीट आई, अब यहाँ पे 30% आरक्षण में भी 300 फिर 100-200 आ जाती है जनरल, जो पुरुषों की सीटें हैं उनको कवर करके
और आगे निकल के। तो 500 के लगभग जो बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं, 500-600 सिलेक्शन तो अभी ले रही है 30% आरक्षण से। अब 50% आरक्षण हो जाएगा तो क्या होगा? तो उसका ये होगा, अब यहाँ से पुरुष अभ्यर्थी जो है वो उनके थोड़ी घबराहट जो है यहाँ पे शुरू हो सकती है, और फिर हमें भी अलग से कोई संघर्ष करना पड़ेगा पुरुषों के आरक्षण के लिए भी। तो इसमें देखिए जैसे 1000 सीटें हैं तो 50% आरक्षित कर दी, मतलब 500 तो महिलाओं के लिए होनी है। उसके अलावा वही बात है, जो ज़्यादा मेहनत कर रही है तो वो फिर पुरुष अभ्यर्थी से अधिक नंबर ले आती है। मान लीजिए 20% और ले आई, जैसे वर्तमान में ला रही है 10 या 20%, 10% भी ले आती है तो 600 सीटें आ गई महिलाओं की, 400 ही बची पुरुषों की। अब आने वाले 5-7 साल 10 सालों में और एजुकेशन बढ़ेगी, महिला जागरूकता, महिला शिक्षा, तो आने वाले फिर ये मोटिवेशन भी मिलेगा। जैसे ये न्यूज़ आई इतने में मूड बनने लग गया महिलाओं का कि चलो अब की बार तो तैयारी कर लेते हैं, इतने दिन तो नहीं हुई पर अब आरक्षण दे दिया तो क्यों ना थोड़ा सा मानस बनाए लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आने वाले 10 साल बाद स्थिति हो जाएगी 70 की, 70 से 80%। फिर तो लगभग 70 से 80% तो सीटों पर होगी महिलाएं और 20 से 30% पे होंगे पुरुष, तो वहाँ पे वो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो अब बात आ रही है कि जैसे जो पुरुष अभ्यर्थी है, यहाँ भी हो सकता है वीडियो पे कमेंट करेंगे कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा रोजगार छिन रहा है। एक समाज की स्थिति भी है कि व्यक्ति नौकरी नहीं लगा हुआ है और उसकी धर्मपत्नी जो है सर्विस लगी हुई है, तो वहाँ पर समाज उसको थोड़ा अलग दृष्टि से देखता है, कुछ कमेंट भी जो उसको झेलने पड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और समाजशास्त्र ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए बाकी सेक्टर नहीं है, जितने पुरुषों के लिए खुले हैं उतने महिलाओं के लिए बाकी सेक्टर खुले नहीं हैं। शिक्षा वाला जो सेक्टर है वो एक अच्छा विकल्प है महिला सशक्तिकरण के लिए, और वो भी प्राइमरी एजुकेशन तक। दूसरा कि अपनी स्वाभाविक नैसर्गिक ममता मातृत्व के गुण के कारण महिला जो शिक्षिका है वो छोटे बच्चों को बड़े लाड प्यार और दुलार से जो है वो उनको पढ़ाती है, जैसे घर पे पालते पोसते वैसे एजुकेशन में भी उनका ज़्यादा केयर करती है, ऐसा मनोविज्ञान का और समाजशास्त्रियों का भी मानना है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन और नौकरियों का हो नहीं सकता जितना कि टीचिंग लाइन का है। और सबसे सेफ जॉब, आसान जॉब, कम समय और उस हिसाब से जो है ये मानी जाती है, महिलाओं के लिए सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है। तो ये ऐसे कुछ कारण है जिससे कि इनको आरक्षण दिया जा रहा है। अब कोर्ट में अगर चुनौती देते हैं पुरुष अभ्यर्थी, कोर्ट इस पर क्या कहता है? अब ये जो बाकी कारण है जैसे महिला सशक्तिकरण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, पुरुषों के लिए और भी कई विकल्प है जितने कि महिलाओं के लिए नहीं है, तो ऐसे ऐसे कई जो उदाहरण हैं वो अब कोर्ट में क्या दलीलें रहती है, क्या रहता है, वो आगे की स्थिति है। अब पुरुषों की बात करें तो हालांकि संकट तो यहाँ पे होगा आरक्षण की बात से। अब लोकसभा में और यहाँ पे जो है विधानसभा की स्थिति अगर हम देखें तो 200 सीटें हैं विधानसभा में, और अभी 20 महिलाएं जो है वो चुनकर गई है, जबकि पिछली बार 23 थी, उससे पहले 27 थी। तो 20, 25, 27 ये लगभग रेशियो है, यानी 10% महिलाएं जो है वो एमएलए बनती है। कहाँ पे? बिना कोई आरक्षण के, यानी जहाँ पे पुरुष कैंडिडेट को हरा के महिला कैंडिडेट जीत कर जाती है, उससे ज़्यादा योग्य साबित होकर जाती है समाज के ये वोटर्स के हिसाब से। तो ये जो 10% है, अब यहाँ पे बात चल रही है कि इनको 33% आरक्षण जो है विधानसभा में और लोकसभा में दिया जाए। अब 33% आरक्षण का पहले जब बिल लोकसभा में आया है तब उसका विरोध क्यों हुआ है? उसका कारण यही है, ये नौकरी वाला ही है, कि जैसे मान लीजिए कि 10% तो पहले ही आ रही है, 200 में से 20 महिलाएं तो ऑलरेडी आ रही है बिना कोई आरक्षण के, और ये तो आएगी भाई, ये तो जिताऊ कैंडिडेट है, और ये तो 20-25 तो बिना आरक्षण की आ रही है, तो आगे भी आएगी, आरक्षण मिल जाएगा तो भी आएगी। वही बात है, मान लो टॉपर है, फर्स्ट रैंक अगर आ रही है बालिका की, तो उसको आरक्षण दो या मत दो, वो तो आ ही रही है, तो वो सीट तो ले ही रही है। तो इसी हिसाब से अगर मान लो 33% दे दिया जाए तो 66 महिलाएं तो एमएलए सीधी बनेगी, प्लस 15 से 20 नॉर्मल बनेगी जो बिना किसी आरक्षण के भी, तो लगभग 80 सीटें यहाँ पे महिलाओं की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। पर आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल वही एक डर जो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि बिल
जो आरक्षण वाला है वो पारित क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीज़न। तो फिर उनके ही रहता है कि आने वाले टाइम में फिर 110, 120, 130 सीटें महिलाओं की हो जाएगी और पुरुष वहाँ पे फिर गिने चुने देखने को मिलेंगे, जैसे आजकल कोचिंग्स में देखने को मिलते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगभग महिला कैंडिडेट देखने को मिलती है। तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जिनकी ज़्यादा संख्या है, अब कई बार मजाक के लहजे में बता रहा हूँ आपको, कई बार कई साथी लोग मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि मैं अपने तो कोई काम धाम कुछ देख रहे हैं, बाकी मैडम है वो तैयारी कर रही है। और हमसे कई गाइड भी लेते हैं कि भाई किस हिसाब से पढ़ें, क्या बताना, तो बताते भी हैं। तो उनसे पूछते भाई क्या कर रहे हो, कि भाई मैडम को तैयारी करवा रहे हैं। यानी एक तरह से मतलब स्थिति ये हो गई है कि खुद की जो नौकरी वाली स्थिति है वहाँ पे लग रहा है कि भाई नंबर आना नहीं है, और महिला अभ्यर्थी वो तैयारी कर रही है, नज़दीक पहुँची है, तो एक उम्मीद होती है कि हाँ ये लग जाएगी। तो देखो ये तो अब सब चीज़ें समाज की स्थिति हैं, आप सब जानते ही हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं। परंतु सरकार 30% तो पहले चल ही रहा था, उसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं। 50% हुआ है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी है, कुछ लोगों में खुशी की लहर है। ये तो स्वाभाविक होता ही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक पहलू होते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य था आपको ये था स्थिति से समझाना, और कुछ जितने मेरे ध्यान में आए थे, जो कुछ पढ़ रखे हैं समझते हैं, उस हिसाब से कुछ लॉजिकल बातें, विधानसभा की स्थिति और आगे जैसे क्या इसको चैलेंज दिया जा सकता है, वो सब चीज़ें। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये आरक्षण जो है वो लगभग लागू ही होगा, और जो महिला अभ्यर्थी है उनको थोड़ा अभी से और मोटिवेट होकर तैयारी में जुट जाना चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए एक चैलेंज की स्थिति है, अपने आप को साबित करने की स्थिति है, तो आपको भी जो है डटे रहना चाहिए। और जितना स्वस्थ कंपटीशन होगा उतना ही जो स्वस्थ जो उसका परिणाम है वो आएगा। धन्यवाद। और मेरी बातों का आप अन्यथा नहीं लेना, मैंने चीज़ों को नॉर्मल सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इनको समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।